तब तक हम क्लास के लिए सेटअप हो जाते हैं। तुषार जी, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डाउट है? अनम्यूट करके पूछिए, आपको क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 में? नहीं समझा क्या? क्या नहीं समझा? वही तो पूछा। आप क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, मुझे वो समझाइए, तब आपको मैं समझा पाऊंगा। बताइए तुषार जी। सर वही नहीं समझा। अरे, ऐसे तो मत बोलो भाई, क्या लिखा है देखो। सर उसमें बोला कि जो फोर्स फ्रिक्शन हो रहा है सर वो फाइंड करना है हमें, जो कैबिनेट में जो बॉक्स में है, जो माइनस में जो फोर्स जा रहा है मतलब जो उल्टा फोर्स डाल रहा है उसके हमें फाइंड करना है फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो क्या दिखा, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ दिस न्यूटन 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन बॉक्स। ये वुडन बॉक्स रखा है, ठीक है तुषार जी। इसको हम यहाँ से धक्का मार रहे हैं और हमारे धक्के का फोर्स कितना है? 200 न्यूटन, ठीक है। टू मूव अक्रॉस ए फ्लोर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हम उसको धक्का मार के उसको चलाने की कोशिश करें। उसने पूछा जो नीचे फ्लोर होगा, ये फ्लोर है नीचे, ये कितना फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जितना हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे उतना ही ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे जमीन से आएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, यहाँ पर आंसर है 200 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हम किसी चीज को इधर धक्का मारते हैं ना, अब जी आप न्यूटन थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप जैसे मैं आपको जैसे आपका दोस्त और आप दोनों दोस्तों की लड़ाई हो जाए और वो आपको किसी को घुसा मारे, आप क्या करोगे? चुपचाप रहोगे या उसको सर दो दोगे या एक सर दोगे? सर 2 देंगे। एवरी फोर्स हैज अपोजिट डबल रिएक्शन फोर्स। डबल नहीं होता, इक्वल होता है, डबल नहीं देना, ठीक है। सर डबल अच्छा रहता है। हाँ, सर मतलब ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो डबल देंगे। सर हाँ, दोनों को मारा तो। पर कोशिश तो पहले एक का जवाब एक से दोगे ना। वो तो जब ज्यादा गुस्सा आएगा तो हम दो तीन, तो वो तो बात की बात है। पहली यस बार में आपको किसी ने मारा तो आप क्या करते हो? तुरंत रिएक्ट करते हो। उसने एक मारा, तुम भी एक देते हो। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एक्शन है इक्वल फोर्स। इक्वल रिएक्शन सर। को 7 बजे तक रहेगी, तो मैं अकेला बैठा हूँ। हाँ, दिक्कत तुमको भी जाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछने आया तो बोल दूंगा मैं नहीं जानता तुम्हें। देखो नीचे शॉप्स देखो, देख लो। मैं तो देखो क्लासरूम में साथ, मेरे को कोई आएगा बोले मैं अपना क्लास ऑनलाइन, एक बार देख लो नीचे से, ठीक है। अगर खुले हैं तो मैं तो आराम। यस, तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए जब हम इस बॉक्स को यहाँ से इधर धक्का मारने की जब कोशिश करेंगे तो क्या होगा? देखो ये कहाँ से जा रहा है? ये जमीन से घिसक के जा रहा है ना, जमीन के ऊपर है। तो फ्रिक्शन। जमीन के ऊपर हम एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं इस वुडन के ऊपर। तो वुड क्या करेगा? जमीन के ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाएगा, भाई जमीन मुझे जाने मत दो। तो जमीन भी उसको एक सपोर्ट करेगी, ठीक है, मैं तेरे को जाने नहीं देता। उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। गॉट इट माय डियर तुषार? सर मतलब ऑपोजिट फोर्स। यस, अपोजिट। जैसे हम ग्रेविटेशन की बात, जैसे कोई चीज यहाँ पर रखी है, अब ये चीज यहाँ क्यों रखी होती है? क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे यस खींचता है, ठीक है। पर उसी तरह जो फ्लोर है, ये फ्लोर, ये भी इसको ऊपर धक्का मारने की कोशिश करता है। देखो बैलून हवा में क्यों उड़ जाता है? बैलून हवा में उड़ता है ना, क्योंकि नीचे का फोर्स कम है और ऊपर का फोर्स ज्यादा है, यस इसलिए सर। ये उड़ता है। और कोई भारी चीज हो तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ जाएगी, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। इसका मतलब एट ए टाइम में हमेशा दो फोर्स काम करते हैं। जैसे आप इधर इधर कोई फोर्स होगा तो इधर भी कोई फोर्स है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, जब साइकिल चलाने के लिए पैडल मारते हो तो आपकी साइकिल इस डायरेक्शन में जाती है। पर यस एयर, सर। ऑलरेडी एयर मतलब प्रेजेंट है, वो आपको इधर लेके जाने की कोशिश करता है। तो हर समय आपकी बॉडी पर एक बार में चार, देखो कोई बॉडी होती है उसके ऊपर एक बार में चार फोर्स काम करते हैं। अगर स्टेशनरी है तो दो फोर्स काम करेंगे, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। तभी ये अपनी जो जगह पे खड़ा रहता है, क्योंकि दोनों पहले फोर्स कैसे होते हैं? बैलेंस फोर्स है। और अगर गाड़ी चल रही है तो समझो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो सामने से एयर का रेजिस्टेंस, सड़क का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये भी तक्षण में आएगा। गॉट इट? तो एक ही टाइम में कई फोर्सेस हमारे ऊपर काम करते यस सर। हैं। चलो, क्लियर सर। अभी 9th डाउट है, 11th और 12th। ओके। यस। चलो गुड। अब 9th क्वेश्चन देखो। A truck starts from the rest and rolls down a hills with constant acceleration। ये हमारा ट्रक है जी, इसके नीचे पहिए लगा दो जी। अब ये इधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऐसे रोल कर रहा है, नीचे जा रहा है ना, ऊपर पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, तो एस आपको दिया है 400 मीटर, टाइम आपको दिया है 20 सेकेंड। तो ये ऊपर पहाड़ी से चला, इसने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब u इक्वल टू 0। तो ये पहाड़ी के ऊपर था, ढलान थी, आपने जैसे ब्रेक हटाया तो नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब पहले खड़ा था, आपने ब्रेक से पैर हटाया तो गाड़ी ने धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो u आपका 0, एक कोई एक्सेलरेशन जिससे नीचे जा रहा है। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, उसने 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी देर में? 20 सेकेंड। वो व्यू हो गया ना 400। वो डिस्टेंस दिया ना, डिस्टेंस एस, एस है 400। ठीक है। एक्सेलरेशन हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एस दिया है, टी दिया, यू दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वी निकालेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है जी। अभी v हमको दिया है, नहीं दिया, ओके। और क्या? और तीसरा s इक्वल टू यू टी, हाँ s इक्वल टू यू टी, हाँ तो ये वाला नहीं लगेगा, सेकेंड वाला लगेगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना दिया है? 400, ठीक है। यू टी कितना दिया? u 0 टाइम 20 प्लस हाफ ए हमको निकालना है, टी कितना है? 20 का स्क्वायर। ये 400 इक्वल टू 400 अपॉन 2 इंटू ए। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 से 400 कैंसिल, 2 यहाँ चला गया। ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शिवम, यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। सर क्लियर। यस। अब सेकेंड अब करेंगे। अब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकल गया, फाइंड एक्सेलरेशन। अब क्या बोला है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मीट्रिक टन। 7 मीट्रिक टन मतलब मास इक्वल टू 7000 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 14,000 न्यूटन। मींस टू फिनिश। ओके, सबको क्लियर? अब अगला सर हमारा उन्होंने है, मास दिया था क्या क्वेश्चन में? ये ना बच्चे, कुछ नहीं पढ़ा क्या? इफ इट इज मास इज 7 मीट्रिक टन्स, 1 टन इक्वल टू कितना होता है? सर 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। बरोबर। तो 7 मीट्रिक टन मतलब 7000 kg। 7000 kg। चलो, ओके सर। यस, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फॉर हाउ मच लॉन्ग ए फोर्स दिस ऑन ए बॉडी सो दैट इट एक्वायर, ठीक है। कोई बॉडी थी ऐसे, ये कोई बॉडी है, हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, कितना? 100 न्यूटन का। तो पूछा कितनी देर तक, मतलब हमको टी निकालना है। फॉर हाउ मच, तो मतलब टी निकालना है। ए फोर्स दिस एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास दिस, तो m दिया है 20 kg, सो दैट इट एक्वायर ए वेलोसिटी दिस। तो पहले समझो u 0 था, तो v कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकेंड। अब तो निकल जाएगा, बोलो बच्चा लोग, निकल जाएगा अभी आपको। यस F सर। इक्वल टू m इंटू ए। F कितना दिया है? 100, m कितना दिया है? 20, a कितना आ गया? 5। a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आपको v दिया है, u दिया है, t निकालना है, a दिया है, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसलिए बोला कि जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने मोशन, उसके न्यूमेरिकल्स अगर आपने किए होंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो v इक्वल टू 100, u 0, a 5, t हमको निकालना है। तो 100 अपॉन 5 इक्वल टू t, which is 20 सेकेंड। सबको क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर। चलो, गुड। 12th क्वेश्चन अच्छा था। सर एक मिनट उसको नोट करना है। यस, नोट कर लीजिए आप लोग। सर जो पिछली क्लास हुई थी वो रिकॉर्ड का मतलब यूट्यूब पे आ गई है ना? हाँ, मैंने दोपहर में भेज दिया था। मैं इसके बाद एक बार वो देख लूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा सर। यस यस। और अथर, मैं आप मेरे को याद दिलाना, आप मेरे को शाम को एक बार याद दिलाना, मैसेज करना, मैं आपको मोशन की रिकॉर्डिंग से लिंक आपको, ठीक है। यस सर। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 में क्या दिया है? एक ट्रेन है जिसका इंजन है, उसका वेट 8000 kg है, उसके पीछे 5 वैगन्स, 5 डब्बे लगे हुए हैं जिन सबका वेट दिया है। तो समझो ये आपका इंजन,
इसके साथ 5 डब्बे, 1 2 3 4 और 5। तो जैसे डायग्राम बनाओगे ना, आपको क्या क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, इसलिए हमको क्या पिक्टोरियल हमेशा करना चाहिए। पिक्टोरियल करेंगे तो क्या जल्दी अपने को समझ में आता है, इजी होता है। ठीक है, तो इसका वेट हमको दिया 800 kg। ठीक है, और इन सबका वेट दिया 2 kg, है ना, 2000 kg सबका वजन है। चलो अब क्या दिया आगे, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चलता, सीधी बात है, ऊपर तो जाएगा नहीं, वर्टिकल ट्रैक तो होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक होगा। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स दिस मच, यस, सर आपने 2 kg कैसे लिखा, वहां पे तो 2000 kg है। तो मतलब 2K का मतलब होता है 2000। ये की और रोमन लैंग्वेज होती है, पढ़ी नहीं तुम लोगों ने बचपन में? यस सर, यस सर। 1 को अपन 1 लिखते थे, V को अपन 5 लिखते थे, याद आया कुछ कुछ? यस सर, 50 जी को नहीं देखा। जैसे यस YouTube पे 2K सब्सक्राइबर्स। यस यस, ये रोमन होता है, रोमन इंग्लिश। तो 2K, 2M, 500 को भी लिखते हैं M, है ना, 500 को M लिखते हैं ना, यस, और 100 को C लिखते हैं, और 50 को L लिखते हैं। यार ये भी तो याद होनी चाहिए ना। ठीक है ना, सही बात, मैंने सही सही बताया तुम लोगों को। V को अपन 5 लिखते हैं, यस सर। 10 को हम लोग लिखते हैं X, और L लिखते हैं हम लोग 50 को, C लिखते हैं हम लोग 100 को, M लिखते हैं 500, और हम K लिखते हैं हम लोग 1000। मुझे कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे आज वापस याद आ गया तुम लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते भी। सर 500 को डी लिखते शायद से। डी चेक कर यस लो। सर। सर M को 100 लिखते हैं। अच्छा, M को 100 हो सकता है, बुढ़ापा हो गया ना, कई दिन हो गए याद किए। और 500 को, 500 सर को, डी लिखते 500। सर 500 D। और C किसको लिखते हैं फिर? C नहीं होता क्या? सर 100। सर C याद नहीं है। C भी होता था, सर C नहीं नहीं होता होता था था। शायद। चलो ढूंढ लेंगे ना, ठीक है, तुम लोग ढूंढ लेना, तुम्हारा काम है। ठीक है, अगली बार जब मिलेंगे मेरे को करेक्ट बता देना सारे रोमन नंबर, ठीक है? ओके सर। चलो गुड, थैंक यू वेरी मच। अब इसने क्या कहा, इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए एक्सक्यूज फोर्स मी ऑफ, सर, बोलो बच्चा। सर 100 को सी लिखते हाँ, और सर, और 500 एम को, को 1000 लिखते। M को 1000, और K को, यस सर। सर के अच्छा इस, सर K को 1000 होता है सर, K 1000 होता है। सर के असलियत में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो रियल में हाँ 1000 यस रहता है। यस 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 सर। यस, हाँ 10K K हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको नॉर्मली लिखते हैं 1K, 54K 2K, 3K, यस। एस्फल्ट 89। यस सर। तो मतलब ये 100C होता है, और ये आपने बोला ये M होता है, ठीक है, ये करेक्ट। यस सर। C तो होता था, वो याद था था। चलो बस K में डाउट था ये वाला। चलो कोई दिक्कत है, क्वेश्चन देखो। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, है ना, 40,000 न्यूटन, तो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब देखो फोर्स किसको लगाएगा, ये इसको खींचने में लगाएगा ना। इंजन के अंदर, इंजन को जब अपन फ्यूल देते हैं तो क्या करता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, किस लिए, इन सबको अपनी तरफ खींचने के लिए, तभी तो ट्रैक पे सर चलता सारे है, डब्बों को पुल करता है। सारे डब्बों को पुल करता है। तो इंजन, तो यहाँ पर जो फोर्स है, इस जगह पे जो फोर्स है, दैट इज 40K न्यूटन, पूरा 40,000 नहीं लिखता, 40K न्यूटन, ठीक है। और जो ट्रैक है, मान लो ये गाड़ी इस तरफ चल रही है, ये गाड़ी इस तरफ चल रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा, इस तरफ काम करेगा, उल्टे डायरेक्शन में, है ना। ये आपका फोर्स है 40K न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको उतना आगे बढ़ने से रोकता है। वो कितना दिया आपको, 5K न्यूटन। तो नेट कितना मिलेगा, है ना, ये पूछा व्हाट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। एक्चुअल में इंजन तो सर इतना फोर्स, 35,000 न्यूटन। इंजन तो देखो सामने इतना फोर्स लगा रहा है, 40 माइनस 5। यस, तो हम बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन फोर्स विल बी 40K माइनस 5K, मतलब 35K न्यूटन। ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके गुड। ओके, अब सेकंड पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब हमको ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है। इसका मतलब अब हमको सिर्फ इतने पोर्शन का एक्सेलरेशन, अब नेट फोर्स कितना है, ये नेट फोर्स है 35,000 न्यूटन जो लगेगा, ठीक है। और इस फोर्स से हमारी गाड़ी चलेगी ट्रेन, क्योंकि देखो इंजन तो इतना फोर्स लगा रहा है, इंजन तो कितना लगा रहा है, 40K न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5K। इसका मतलब नेट फोर्स इतने ही फोर्स मिलेगा गाड़ी को, ट्रेन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा F हो गया। और मास कितना दिया है, हमारा टोटल मास कितना होगा,
बताइए फोर्स कहाँ पर लगा? देखो फोर्स सर यहाँ वो नहीं लगा। टोटल मास पूरे मतलब ट्रेन और उनके डब्बों के साथ लेके सिर्फ नहीं, इंजन का नहीं, 18 के देखो नहीं, देखो बताता, वही आपको बता रहा हूँ मैं, ये अपने को समझना है। देखो ये तो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इस लोकेशन पे फोर्स लगने वाला है। फोर्स देखो यहाँ नहीं लगने वाला। अब खींच कौन रहा है? इंजन खींचने वाला ना, खींचेगा कौन? यस सर इंजन लगेगा। तो इस लोकेशन पे इतना, ये इतना यहाँ पर फोर्स लगा रहा था, इस पॉइंट पे, याद रखो इस पॉइंट पे इंजन ने इतना फोर्स लगाया। इंजन ने यहाँ, ये फोर्स यहाँ पर 40 के यहाँ पर नहीं है, ये खींच रहा है। तो एक्चुअल में 40 के न्यूटन फोर्स कहाँ पर है? यहाँ पर। और ये यस 5 के सर फोर्स कहाँ पर है? ये यहाँ पर। इसकी वजह से 5 के फोर्स है। इसका मतलब ये जो सिस्टम बचा है, ये जो सिस्टम है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 35 के न्यूटन लगेगा। अगर अकेला इंजन चल रहा होता, ठीक है, तब तो ये फोर्स ज्यादा होता ही नहीं, है ना, तो वो 40 के न्यूटन से भागता जब अकेला इंजन होता। या थोड़ा बहुत फ्रिक्शन फोर्स लगता, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 1000 न्यूटन लगता, ठीक है। पर डब्बे लगे हैं इसलिए उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जो ये यस 35, सर जो 35 है ना बच्चे, ये ध्यान रखना, ये जो 35 के लगने वाला है यहाँ पर लगेगा 35। और फ्रिक्शन जो निकलेगा, जो फ्रिक्शन निकलेगा वो इन डब्बों पे निकलेगा, ये डब्बों पे यस सर निकलेगा। तो हमारा जो एफ बनेगा, तुम्हारे यहां पर बनेगा नेट फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू वेट मास ऑफ सिर्फ वैगन्स, जो आपके 5 वैगन्स, याद रखना। तो 35,000 इक्वल टू एक्सेलरेशन हमको निकालना है इनटू 5 वैगन्स है, हर एक का वेट कितना है? 2000। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। सर फिर हम मतलब मास किसको लेंगे, इंजन का कि बाकी के पार्ट्स का? मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैंने कहा हम सिर्फ डब्बों का मास, क्योंकि ये फोर्स यहाँ लगने वाला है, यहाँ पर, इधर। यस तो सर, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा उसके मतलब, क्लियर सर। क्योंकि ये तो एनर्जी देने वाला है ना, ठीक है। यस सर। अब सेकंड पार्ट, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। भाई इस जगह पे फोर्स कितना लगेगा ये पूछा। अब पूछा उसने इस जगह पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स कितना आया था? सर वैगन 2 का एक फोर्स, हाँ, नहीं, द फोर्स ऑफ 1, जैसे अभी हमने क्या निकाला कि यहाँ पर फोर्स कितना लगा, हमने ये निकाला था कितना हमारा आया था, 35 किलो न्यूटन आया था, ठीक है। अब उसने पूछा यहाँ पर फोर्स कितना है, और वो पूछा यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर फोर्स कितना है, यहाँ पर फोर्स कितना है। तो सबका फोर्स अलग अलग होगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये 5 दोस्त लोग हैं, ये समझो एक दोस्त, इसने अपना हाथ यहाँ दिया, ये दूसरा दोस्त, ये तीसरा दोस्त, ये चौथा दोस्त, ये पांचवा दोस्त, ठीक है। अब इन सब ने हाथ एक दूसरे का पकड़ के रखा, यहाँ सबने आपस में पकड़ के रखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये फर्स्ट वाला दोस्त, ठीक है, ये फर्स्ट वाला दोस्त अगर इसको, इस हाथ को खींचना चाहे अपनी तरफ, ये अपने को इस तरफ खींचना चाहे, तो वो सिर्फ 2 को खींचेगा या सबको खींचेगा? बताओ मेरे को। सर बाकी सबको। बाकी सबको खींचेगा ना। अगर फर्स्ट वाला इधर लेफ्ट साइड में जाना चाहता है, तो ये सिर्फ बोले मैं तो भाई सेकंड का हाथ पकड़ा है, तो मैं तो केवल सेकंड को खींचूं, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसने सबका हाथ पकड़ा है। सेकंड ने थर्ड का पकड़ा है, थर्ड ने फोर्थ का पकड़ा है, फोर्थ ने फिफ्थ का पकड़ा है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाले को इन चारों को खींचना पड़ेगा। उस तरह अगर आपसे पूछूं, अगर ये सेकंड वाला इस तरफ जाना चाहे, है ना, तो उसको कितनों के हाथ पकड़ने पड़ेंगे? उसको कितना, ये 3 को तो करना पड़ेगा। इसको करने की जरूरत नहीं, ये तो इसी तरफ जा रहा है, देखो ये कहाँ जा रहा है, ये तो इसी तरफ जा रहा है, और ये भी इसी तरफ चलने लग गया। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स रहेगा? इनके बीच तो कोई फोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अगर इसको बोलो फिफ्थ वाले को, भाई इस फोर्थ वाले को, फिफ्थ वाले को खींचना है इधर, तो क्या इसको, इनको भी खींचने की जरूरत पड़ेगी?
ये तो ऑटोमेटिकली खींचे जा रहे हैं ना, इसको सिर्फ इसको खींचने की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड सबको? आया सबको ध्यान? यस सर। तो अभी हम क्या निकालने वाले हैं? हम निकालने वाले हैं भाई जो फोर्स ऑफ फर्स्ट वैगन, जो पहला वैगन है वो अगर सेकंड वैगन को खींचेगा तो यहाँ पर कितना फोर्स होगा। तो देखो टोटल फोर्स हमारा कितना आया था, 35 के न्यूटन आया था हमारा टोटल फोर्स। 35 के न्यूटन हमारा टोटल फोर्स आया था। और इंजन डब्बे कितने थे? 5 डब्बे कितने थे? 5। इसका मतलब हर एक पे कितना कितना फोर्स आया? इस पे 5K का फोर्स आया, 7K का, सॉरी 7K 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 और 7K, तभी तो 35 हो गया। 7 5 35। इसका मतलब जो हर एक बॉक्स है इसको 7K का फोर्स इस पे लगेगा। इंजन जो फोर्स लगाएगा ये 7K 7K 7K। तो बताओ इस जगह पर कितना फोर्स होगा? इन चारों को प्लस करेंगे फिर 7K प्लस 7K प्लस 7K प्लस 7K, टोटल कितना हो जाएगा? 28K न्यूटन। ये लॉजिक सबको समझ में आया नहीं आया ये बताइए? इज इट क्लियर? सर जो नेट फोर्स आया था वो बाकी सारे डब्बों का आया था, तो हमने नेट फोर्स को डिवाइड किया ना? यस, हमने नेट फोर्स को सब डब्बों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो सब डब्बों का वेट सेम है ना। देखो ये 2K का है, ये भी 2K है, ये भी 2K, ये भी 2K। अगर वेट अलग अलग होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है? क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी देखो सबका मास सेम है, सब 2000 kg के हैं। अंडरस्टूड? सबको क्लियर? मैंने इक्वली फोर्स सर। डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि सब डब्बों का वेट एक जैसा है। अगर सबका वेट अलग अलग होता तो सबको फोर्स भी अलग अलग मिलता, पर क्वेश्चन वैसा है ही नहीं आप लोगों के लिए। गॉट इट? अब मैं पूछता हूं यहां पर कितना फोर्स लगेगा मुझे इतना बता, इधर इस लोकेशन पे। द फोर्स ऑफ थर्ड ऑन फोर्थ। 14K। यस, एकदम सही बात, 14K। यस भाई यस, तुमको क्या नहीं समझा बताइए? सर वापस फ्रिक्शन को बताऊंगा। बेटा मैंने फ्रिक्शन इतना ही बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो चलती है, जैसे ये चीज है, आप जब भी इसको कभी भी देखो, आप एक क्या कहते हैं, आपकी एक चीज कहीं रखी हुई है, समझो आपने एक चीज यहाँ रखी थी, ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज रखी है, ये दूसरी टेबल है। अगर आपको मैं कहूँ इस बॉल को उठा के यहाँ पर ऐसे उठा के रखना है, तो देखो आप आराम से रख सकते हो, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है ना। आपने इसको उठाया यहाँ से और इसको आप यहाँ पर आपने रख दिया, तो ये इसने कहाँ पर ट्रेवल किया? इसने एयर पे ट्रेवल किया। फ्लूइड में। एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, इसलिए वहां पर आप उसको बिना किसी मेहनत के रख सकते हो आराम से। और अगर आपको मैं बोलूं कि अगर ये आपका ग्राउंड सरफेस है अर्थ का, ये अर्थ है या कोई जमीन है, देखो सिंपल से लॉजिक समझो, मैं आपको सिंपल बताऊं। जब गाड़ी एकदम प्लेन रोड पे चलती है, एकदम स्पीड में क्यों चलती है? और जब रोड सड़क नहीं बनी होती, कच्चा रास्ता होता है, तो गाड़ी धीरे क्यों चलती है? लॉजिक यस सर। बताइए, है ना? वहां पर गाड़ी धीरे क्यों चलती है? एक गाड़ी को आप गांव की सड़कों पे चलाइए और एक गाड़ी को आप हाईवे पे चलाइए, आप देखो टायर जो होते हैं किसकी जल्दी खराब होंगे? सर गांव की सड़कों वाले। जो गाड़ी कच्चे रास्ते पर चलेगी उसके टायर जल्दी खराब होंगे। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि जो सरफेस होता है, सरफेस जितना रफ होता है। दूसरा और तरीका, आप घर में चाकू यूज करते हो, अगर चाकू इतना ब्लेंडेड ना, एकदम चाकू नुकीला ना हो, ठीक है, वो देखो उससे आपका हाथ कटने का चांस कम होता है ना। लेकिन अगर चाकू नुकीला बहुत हो तो आपका सब्जी कटते समय हाथ देखो बार बार कट सकता है, ठीक है। तो जो ये सरफेस जो होता है, ये जो रफ, ये सरफेस जितना रफ होता है, ये उतना फ्रिक्शन पैदा करता है। देखो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के देखो, हल्का हल्का, बहुत हल्की सी हीट जनरेट होती है, ठीक है, यस करके देख। और उसी को तू बहुत जोर से रगड़ के हाथ को रगड़ के देख, ऐसा, क्या हीट ज्यादा महसूस होती है आपको? यस सर। वो होता है फ्रिक्शन हीट, कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में रगड़ के चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जमीन के ऊपर चल रहा है सर ना बच्चा? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। हाँ, ये जो जमीन के ऊपर जब चलते हैं तो यहाँ पर जो कांटेक्ट होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है।
आप लोगों ने 7th 8th क्लास में कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे। Yes, sir. फ्रिक्शन भी आपने चैप्टर पढ़ा था 7th 8th क्लास में। Yes, sir. तो जब भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के चलती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अभी समझ में आया यश? अब आगे चल सकते हैं। यस सर। हाँ सर, पर आपने वो फ्रिक्शन की वजह से उसका वेट क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ गया सर, वो नहीं समझा बस। मैंने आपको ये कहा था, ये जो इंजन है, इंजन में जब तुम कोयला डाल रहे हैं तो इंजन के अंदर इतना फोर्स डेवलप हो रहा है, 40 के न्यूटन का फोर्स डेवलप। ठीक है, अब इंजन किसको खींच रहा है? इन 5 डब्बों को इंजन खींच रहा है। ये जो 5 डब्बे हैं इनको खींचने का प्रयास कर, तो जब इनको खींच रहा है तो जो रेलवे ट्रैक है वो इतना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पैदा करता है। ये रेलवे ट्रैक का फोर्स है, तो नेट फोर्स कम हो जाएगा ना बच्चा। तो जो इंजन तो कितना दे रहा था, 40 के न्यूटन, पर सरफेस क्या बोला भाई, मैं उसमें से 5 के कम कर दूंगा क्योंकि मेरा भी फोर्स है। जैसे आप बैंक में अपना पैसे जमा करते हो, मतलब तो ये एग्जांपल नहीं, और कौन सा एग्जांपल दूं आपको मैं, कौन सा एग्जांपल दूं आपको मैं, हाँ टैक्स, सिंपल सी बात, टैक्स आपको देता हूं। आप कमाते हो 5 लाख, ठीक है, आप ये आपकी मेहनत का पैसा है, पर आपको गवर्नमेंट साल के एंड में क्या बोलती है, आपको इनकम टैक्स भरना है। यस सर, टैक्स देना इनकम पड़ता है टैक्स क्यों भरना है भाई? आप सड़क यूज करते हो, आप बिजली यूज करते हो, आप देखो बिजली का पैसा भरते हो, यस। आप रोड टैक्स भरते हो, यस। हम हाउस टैक्स भरते हैं, यस। गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया, फिर भी वो क्या कहते हैं, टैक्स काट देती है। ठीक है, तो समझो टैक्स वही है, हम जो लेके आते हैं उसमें से जो कटिंग होता है। उसी तरह यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है। ठीक है, आप देखो घर में जब कभी आप जब खरीदारी करने लायक हो जाते हो, तो आप मार्केट गए, आपने कुछ खरीदा, तो उसमें कुछ चिल्लर बच गया, तो आप अपनी आई को क्या कहते हो, आई ये चिल्लर अपनी गुल्लक में डाल लूं क्या? आप बोलते हो? मैं तो बोलता था, आप पता नहीं यस बोलते थे, सर। तो इससे मेरी गुल्लक बड़ी हो जाती, हाँ सर, तो एक जल्दी एक भर दो दो जाती राउंड है। पे भर जाती ना। तो समझो ये वही कटौती है। ये इंजन तो इतना पावर दे रहा है, आपके पापा ने आपको 40,000 रुपीज दिए और कहा बेटा इसमें से 5 किए तेरे, है ना, तो ऐश कर। तो आप कितने, आप ये आपको ये बोलेगा 35,000 आपका बच गया, इसको बैंक में डाल दो, तो 5 का आपका क्या होगा, कमीशन हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, गाड़ी को आगे चलने में बाधा पहुंचाता है। ठीक है बच्चा, अभी क्लियर हुआ माय डियर रेस? यस सर। चैप्टर में आगे चले। यस सर। तो हमारे न्यूटन अंकल के फर्स्ट लॉ हो गया था, न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ हो गया, अब हम चलते हैं न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। तो हमने फर्स्ट लॉ में क्या सीखा था? फर्स्ट लॉ में था ए बॉडी इज इन द रेस्ट विल रिमेन इन द रेस्ट, ए बॉडी इन द मोशन विल रिमेन इन द मोशन अनटिल अनलेस, कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। तो ये न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज सेकंड लॉ, मोमेंटम जिसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो कोई बॉडी अगर किसी वेलोसिटी से चल रही है और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, वो वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? तो यहाँ भी क्या है, फोर्स अप्लाई हुआ है ना। फर्स्ट केस में क्या था, फोर्स अप्लाई हुआ था, तो फोर्स अप्लाई होने से क्या हुआ था, वो बॉडी रेस्ट में थी तो मोशन में आ गई, मोशन में थी रेस्ट में आ गई। तो न्यूटन अंकल सेकंड लॉ में सेम चीज कहते हैं, भाई कोई गाड़ी चल रही थी, उसको हमने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले केस में क्या हो रहा था, वो जीरो से, मतलब जीरो से पोजीशन पे जा रही थी, है ना, और या चल रही थी एकदम जीरो पे आ रही थी, वो 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही थी। 0 मतलब एकदम बंद और 1 मतलब एकदम चालू। ठीक है, वो तो 0 पे थी, फोर्स लगाया 1 पे आ गई, मतलब चालू हो गई। ठीक है, दूसरा वो चल रही थी 1 पे थी, अचानक ब्रेक लगाया बंद हो गई। ये फर्स्ट लॉ था, तो उसमें हम 0 1 की बात करते हैं। सेकंड लॉ में बीच की बात करते हैं, गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, हमने एक्सेलरेशन किया, गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। गाड़ी ऑलरेडी 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, हमने ब्रेक थोड़ा लगाया, वो 20 किलोमीटर पर आवर, बंद नहीं हो रही, वो 20 किलोमीटर पर आवर का है। तो हमने दोनों केस स्टडी कर लिए भाई, दोनों जगह क्या करता है, फोर्स क्या काम करता है, वो 0 से 1 भी लेके जा सकता है, उसको मिड में भी कहीं छोड़ सकता है। अब न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, किसी को पता है? थर्ड लॉ क्या कहता है? सर एवरी एक्शन हैज अ इक्वल सर रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। ये आप सबको याद रखना लायक, बहुत काम आता है। ठीक है, दोस्ती में भी काम आता है और दुश्मनी में भी काम आता है। ठीक है, तो चलो, ये बच्चा क्या कोशिश कर रहा है, देखो मान लो इस बच्चे ने स्केट्स नहीं पहने होते,
है ना। मान लो बच्चे ने स्केच, तो क्या होता है, धक्का मारता है, दीवार गिरती क्या? नहीं गिरती। बट स्टिल आप देखो, अगर आप किसी दीवार को धक्का मारो तो आप थक जाते हो, है ना, आपको थकान होती है, दीवार तो नहीं हिलती। आप कभी दिन में ट्राई करना, तो आप जैसे, यस सर। है ना, आप दीवार को धक्का मारते हो, दिन भर 1 घंटा खड़े हो गए, 2 घंटा खड़े हो गए, दीवार वहीं पर आप थक जाते हो। क्यों थक जाते हो? आपकी हाथों का जो फोर्स था, आपकी जो पावर थी, वो ड्रेन हो जाती। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे, इसके नीचे स्केट्स लगा दिए। हमने इस आदमी के नीचे पैरों में क्या लगा दिया? स्केट्स लगा दिए। अब स्केट्स लगाने का फायदा क्या हुआ? तो जैसे ही इसने इस दीवार को पुश करने का कोशिश किया, दीवार भी क्या करे, इसको धक्का मार। जैसे पापा ने आपको डांटा, सर मैंने दीवार तोड़ी थी, गुड गुड अथर, तुम बहुत ताकतवर हो। ठीक है। जैसे आपके पापा ने आपकी पिटाई की, तो पिटाई के बाद आपका कोई ना कोई तो रिएक्शन तो होगा। या तो डर जाओगे, या रोओगे, या नहीं डरोगे, है ना, आप कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करोगे। आप रिएक्ट नहीं करोगे तो एबनॉर्मल है ना। एकदम पिटाई कर दी, ऐसा होगा नहीं, तुम ऐसे चुप से खड़े, पापा फिर से मार लो मुझे, है ना, ऐसा पापा मारो और मारो और मारो और मारो, यू विल रिएक्ट समथिंग ना। Yes, बस sir. वो नई नई बनाई थी, है ना, यू विल रिएक्ट समथिंग। इसका मतलब हमारे हर काम में, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाना का एक्शन है, रिएक्शन क्या होता है, हमारा पेट भर जाता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो आप प्रकृति में, पूरे नेचर में देखोगे, एवरी एक्शन हैज सम अदर रिएक्शन, है ना। दैट रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव आल्सो, दैट रिएक्शन कैन बी नेगेटिव आल्सो। आपके पापा ने आपके अच्छे के लिए आपकी पिटाई की, सर आप उसकी पॉजिटिव भी ले सकते हो, हाँ पापा ने मेरे को समझाने के लिए डांटा है। एक बच्चा उसको नेगेटिव भी ले सकता है, मेरे को पापा ने कैसा मारा, है ना, मैं तो गलती किया ही नहीं है। ये हम सब लाइफ में देखो देखते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव आल्सो, रिएक्शन कैन बी नेगेटिव आल्सो। तो न्यूटन अंकल थर्ड लॉ में क्या कहते हैं, भाई इस प्रकृति का नेचर है, अगर आप किसी के साथ भी कुछ भी संबंध बनाने की कोशिश करोगे, रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे, उसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, वो भी आपको रिटर्न गिफ्ट देता ही देता है। जैसे आपके दोस्त का बर्थडे था, अगर वो आपको बर्थडे पार्टी बुलाए और केक वेक सब खिला, पार्टी खिला, गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? उसने आपसे गिफ्ट मांगा था क्या? नहीं। पर स्टिल आप जाते हो यार गिफ्ट। और आपका दोस्त कंजूस निकले, उसने बर्थडे केक नहीं बनाया, आप गिफ्ट तो लाए थे, आप बोलोगे यार दोस्त ने केक तो खिलाया नहीं, गिफ्ट भी नहीं देता इसको। करते हो ऐसा नहीं करते हो? या यार इसने मेरे को मेरे बर्थडे पर गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं भी इसको गिफ्ट नहीं दूंगा। इसने मेरे को मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, तो मैं भी इसको गिफ्ट दूंगा। होता है नहीं होता सबकी लाइफ में? Yes, sir. एकदम प्रैक्टिकल बात है। यस। तो अगर इसका ज्यादा मतलब होता है रिलेशन में हो, सर सर पापा ना के चाहते मारने हुए वाला भी होता है। एग्जाम्पल इतना मत से बोलना। क्यों, डर लगता है क्या? नहीं सर, पापा ने अभी तक मारा नहीं है, पर डांटने से डर लग जाता है। हाँ, तो देखो क्या कहता है, कुछ कुछ बच्चे बातों से मान जाते हैं और कुछ लातों से मानते हैं, तो डिपेंड करता है हम कौन सी कैटेगरी के हैं। अगर हम बातों से मान जाते हैं, मतलब यार वेरी सिंसियर, पर हर कोई ऐसा नहीं होता ना। जैसे सर हाथ की मतलब पांच, कैटेगरी में नहीं सर आता। मैं बात मान के इतना डर जाता हूँ कि सर क्या करूँ। नहीं क्या होता है, कुछ बच्चे बड़े ढीठ होते हैं यार, बहुत ढीठ होते हैं, तुमको आइडिया नहीं है। वो इतने ढीठ होते हैं, पप्पा मारेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, बोले मार लो जितना मारना होता है, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तो यू आर वेरी गुड, आप तो अच्छे बच्चे हो। मैं तो आपको एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ में इसमें देखे हैं। जैसे आप देखो, मैं कितना बार कहता चीटिंग मत करो, स्टिल हम उसका उसका अपोजिट भी नहीं लेते ना। हाँ सर ने बोला चीटिंग नहीं करना, पर चीटिंग तो अपने को करना हमारा हक बनता है, ये हमारे जन्म से अधिकार है। होता ही नहीं होता है। कभी कभी सर लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में कैसे चीटिंग करेंगे कोई? क्या चीज? ऑफलाइन क्लासेस में कौन चीटिंग करेगा? अरे बहुत चालाक होते हैं। मैंने कैमरे लगा, मैंने कैमरा बहुत बार पकड़ा है। बच्चे तब भी चीटिंग कर लेते हैं। ये पेज, ये एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, वो शीट आगे का शीट सबसे पीछे पहुंच जाता है। होता है। देखो बेटा, जो करने वाले होते हैं ना, वो कर लेते हैं। ठीक है। बस उम्मीदें स्ट्रांग सर होनी वो कैसे भी चाहिए। ऑप्शन ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, दे ट्राई ऑल द ऑप्शन टू पास पास होने के सर लिए। मैंने अपने सीनियर्स को खुद देखा है। हाँ, मैं बताता हूँ, ये तो लाइव, ये लाइव है, ये सर होता है। जब हम सीनियर्स का नाम बताते हैं ना, तब वो बोलते हैं हाँ। अगली बार तो तेरा नाम बोलूंगा कि कॉपी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट लेकिन वो लोग रिएक्शन। कैटेगरी पहचान लेते हैं, मेरे को बोलते हैं कि तेरे को कुछ दे दूंगा भैया, मत बताना नाम। मैं वही तो तुमको कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइफ में देखो, आप हर जगह देखो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। देखो, आपने उसकी शिकायत कर दी, ठीक है, आपकी पिटाई भी कर सकता है ना। और आपने मान लो शिकायत नहीं, आपको चॉकलेट ही मिलेगी, मतलब काम तो उसका क्या था, चीटिंग का। अब आपका रिएक्शन कैसा था, अगर आपने उसका नाम बता दिया, तो यू विल गेट कुटाई ऑल्सो।
बरोबर है, और आपने उसका नाम नहीं बताया टीचर को, तो क्या आपको चॉकलेट मिल सकती है? तो जैसा अपना एक्शन होता है वैसा हमको रिएक्शन आता है। हम जब अच्छी पढ़ाई करते हैं, हम अच्छा रैंक स्कोर करते हैं, पेरेंट्स हमको गिफ्ट ला के देते हैं ना, बिल्कुल ला के देते हैं, और बिल्कुल तारीफ करते हैं, हमको एकदम सिर पे बिठा के रखते हैं। और अगर हम ना करें तो, हम पढ़ाई ना करें तो कुटाई भी होती है, पिटाई भी होती है। सर वो समझते हैं हम उनके बच्चे ही नहीं है। हाँ मतलब नहीं यार, वो सिर्फ बोलते हैं बट वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यस, चलो ठीक है, आया समझ में। चलो बैक टू द टॉपिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चा जब दीवार को पुश करने की कोशिश करता है तो दीवार भी क्या करती है, इसको रिटर्न में क्या गिफ्ट देती है? तुमने मुझे धक्का मारा, मैं भी तुमको धक्का मारूंगी। इसका मतलब व्हेन ए बॉय एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल, the wall also exert an equal and opposite reaction force on the boy। इसलिए बच्चे ने अगर स्केट्स लगाए थे वो मोशन होके पीछे चले जाता है। ओके गुड, ऐसे बहुत सर सारे आप एग्जांपल सर देखोगे। नोट्स बनाते वक्त मैंने लॉ पढ़ा था ये। हाँ बिल्कुल, चलो गुड, आगे देखो। तो whenever a body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite on the first body। ये देखो आपने गांव में पक्का देखा होगा, अगर किसी ने गांव में खेती बाड़ी की है, मैंने तो खूब किया है, बचपन में ऐसे ही जब लेके जाता था, तो जितना ये आदमी इस गाय को पुल करने की कोशिश करता है, यस, ये क्या कर रहा है, इसको पुल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पुल कर रहा है, ये उसके पास नहीं आना चाहती, तो रस्सी एकदम तन जाती है ना। तो इसको बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर टग ऑफ अब वॉर में जिसका, भी वही होता है। बिल्कुल यही होता है। तो समझो जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो उसको खींच के ले आएगा, और मोस्ट लाइकली गाय जीतती है, आदमी हार जाता है। आदमी इतना फोर्स लगा ही नहीं पाता। मैंने एक बार ट्राई किया था, हाथ छिल गए थे मेरे पूरे। यस सर, मेरे भी हाथ छिल गए थे एक बार। यस, तो ये अगर इसके बच्चों को आगे आगे भेज देना, वो अपने आप आ जाती है। मैं उतना समझदार नहीं था ना, काश मैं तुमसे पहले मिल लिया होता तो मैं समझदार हो गया होता। चलो गुड। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए तो कहते हैं, इसे भगवान भगवता में कहते हैं, अर्जुन तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए हमको कर्म बड़े सोच समझ के करने। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको जिंदगी में लगभग जो आप चाहोगे डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे कर्म सर हमेशा अभी करने चाहिए। फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, वो भी कर्मा को मानते हैं सर। बिल्कुल मानेंगे ना। देखो नहीं मानने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले क्या था ना, देखो अभी मैं तुम लोगों को साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी सेल टिश्यू जैसे चैप्टर मैंने पहली बार पढ़े, मतलब मैं 9-10 में मेरे टाइम में पढ़े थे, और अब तक मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ाता था। इस साल से मैं तुमको साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया। अब मेरे को साइंस पढ़ के बड़ा मजा आता है। क्यों? मैं जब पढ़ता हूँ सेल के बारे में अंदर डीप, जब मैंने टिश्यू पढ़ा डीप, मतलब भगवान कितना अमेजिंग है यार। एक छोटी सी सेल में उसने पूरी सृष्टि बना दी है। वो छोटे से बीज में उसने बरगद का पेड़ निकाल दिया। सोचो भगवान की क्या महानता हो। तो भगवान जो शास्त्र में कहते हैं एकदम प्रैक्टिकल होता है कि भैया जैसा अर्जुन कर्म करोगे वैसा तुमको फल भुगतना पड़ेगा। अब देखो इसको एक एग्जांपल सर सोचना, बहुत से जो साइंटिस्ट हैं ना, वो भगवत गीता पे रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, और करके उनको सच ही मिलेगा। जो हम बोलते हैं वही उनको मिलने वाला है। भगवान बोलते हैं बातों को तुरंत मान लो, ये लोग मानते नहीं इसलिए रिसर्च करते हैं। हम तो बिना रिसर्च के मान लेते हैं। ठीक है, यस सर, मेरे एक फ्रेंड भी 11th में ही है सर, वो चैतन्य में जाते हुए बोलते हैं कि नरेंद्र सर तो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। हाँ क्या नाम है उसका? संकेत। संकेत सोनावने ना, गणेश नगर में। यस सर मेरी हाँ मैं, बिल्डिंग में। हाँ हाँ यस यस, उसको मैं लास्ट ईयर मैथ पढ़ाया। तो मेरे को मैथ तो पढ़ाना बहुत पसंद था, और मुझे साइंस पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। अब मैं भगवान को और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाता हूँ। मैथ पढ़ के तो उतना अप्रिशिएट नहीं करता था, अब साइंस पढ़ के तो मैं और अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मैं 10th वालों को चैप्टर बनाऊंगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, ब्रेन कैसे काम करते हैं। जब मैंने चैप्टर पढ़ा मैं अमेज्ड हो गया कि क्या अमेजिंग सिस्टम है भगवान का। हमारा हाथ लोहे पर गर्म तवे पर लगाने तुरंत उठ जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है। तो भगवान ने कितना अमेजिंग सिस्टम बनाया हमारी बॉडी के अंदर। हम जो ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के लिए हार्मोन का रिलीज करना है, अमेजिंग चैप्टर। वही बोल रहा, भगवान की प्रकृति बड़ी अमेजिंग है। इसलिए हमको जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कोई सबसे नॉलेज मिलता है। ठीक है, चलो गुड। देखो अब जो वॉल है, ये आपकी वॉल थी, यहाँ पर आपने स्प्रिंग लगाया, ठीक है, और ये स्प्रिंग ए है। तो जब आप इस स्प्रिंग को यहाँ पर खींचने की कोशिश करते हो, आपने कितना फोर्स लगाया? 4 न्यूटन का आपने फोर्स। आप देखोगे इसके ऊपर भी, स्प्रिंग के ऊपर भी कितना रीडिंग आ गया? 4 न्यूटन। तो ये सबूत देता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर खींचने की कोशिश करते हैं तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको वापस इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। और कितने फोर्स से?
सेम 4 न्यूटन के फोर्सेस को खींचने की कोशिश करता है। इसका मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके जी। तो देखो आपको मैंने बताया कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी मोशन में होती है, अगर स्टेशनरी देखो दो तरह की फोर्स, एक ऊपर वाला, एक तो ग्राउंड फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, और एक ऊपर वाला कि इसको ऊपर अगर इस पे ये वाला फोर्स नहीं लगेगा तो क्या हिलता डुलता रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते टॉपिक में। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जहां पर आपका वैसे लाइफ में हर जगह न्यूटन, देखो ये अभी ये इसको कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट एक्चुअली सब लॉज भगवान ने बनाया। तो न्यूटन ने केवल हमको इसको किताबों में लिख के दिया है, पर शास्त्र में चीज पहले से लिखी हुई है। ठीक है, हम पहले भी चलते थे, अब नियम तो देखो पहले से ही है। कहते हैं ना वो किसमें, जब तक एप्पल गिरा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले भी था, बट न्यूटन ने बोला भाई ये तो मैंने इजाद किया, और वो तो था पहले से, ही जस्ट टोल्ड अस, उसने उसको सिर्फ नाम दिया ग्रेविटेशन, बट फोर्स तो पहले से एग्जिस्ट करता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका एग्जांपल है हाउ डू वी वॉक, हम जब चलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो वो बताया गया जब हम चलते हैं किसी सॉलिड सरफेस पे, इसमें देखो तीनों आपको एग्जांपल दिए, सॉलिड भी दिया है, आपको सैंड भी दिया है, और आपको वाटर भी दिया है, आपको तीनों एग्जांपल इसमें दिए। ठीक है, जब हम अपना पैर जब इसके ऊपर रखते हैं जमीन के ऊपर, तो क्या होता है, हम जमीन को प्रेस करते हैं। हम क्या करते हैं, जब जमीन के ऊपर पैर रखते हैं तरह क्या होता है, हम जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो जमीन के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स की वजह से क्या होता है, जमीन हमको एक रिटर्न फोर्स देती है ना, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जब पैर रखते हैं तो जमीन के फोर्स की वजह से हमको अपने पैर को उठा के आगे लेके जाना पड़ता है, तभी हम मोशन कर पाते हैं। अब वही देखो, अगर आप रेत के ऊपर चलने की कोशिश करो या आइस के ऊपर चलने की कोशिश करो, अब जब जमीन के ऊपर चलते हैं, सॉलिड सरफेस के ऊपर चलते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, फ्रिक्शन फोर्स विल बी मोर। उससे क्या होता है, हमारा पैर जो होता है, ये सर भागते वक्त सॉलिड पे हार्ड गिरता है, यस, वो फ्रिक्शन फोर्स मोर होता है, इसलिए वहां से रिएक्शन तुरंत आता है, हमने जैसे पैर रखा, हमारा पैर उठ के आगे जाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन सैंड में क्या होता है, जब हम सैंड में चलते हैं तो सैंड जब हम पैर लगाते थोड़ा दब जाता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना। जब हमने वो पढ़ा था ना, क्रिकेटर जब बॉल को पकड़े तो हाथ को पीछे खींचता है, उससे क्या होता है, उसका टाइम इंक्रीज हो जाता था। तो सेम वे जब हम सैंड के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। देखो एफ इक्वल टू क्या था, एम वी माइनस यू अपॉन टी। जब सैंड के ऊपर चलते तो टाइम कम हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, पैर थोड़ा अंदर की तरफ धस जाता है। जब टाइम बढ़ गया तो क्या होगा, फोर्स कम हो गया। इसका मतलब हम जब सैंड के ऊपर चलते हैं तो जितना फोर्स हम लगा रहे थे, अपने पैर से लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। वो जब फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है तो सैंड थोड़ा सा उसके ऊपर उतना ही फोर्स रिलीव करेगा, इसलिए हमको चलने में तकलीफ होती है सैंड के ऊपर। बर्फ के ऊपर क्या होता है, हमारा पैर वहां स्लिप करता है, बर्फ के ऊपर स्लिप सरफेस होता है, क्या होता है, स्लिप करता है, उससे भी क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। जब बर्फ के ऊपर चलते हैं, सैंड के ऊपर चलते हैं, वहां पर टाइम बढ़ जाता है आपका, तो आपका फोर्स कम हो जाता है। इस फोर्स कम होने की वजह से जितना वो उसको फ्रिक्शन फोर्स हमको रिटर्न गिफ्ट करना चाहिए, तो उतना रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता हमको, इसलिए हमारी चलने की स्पीड इफेक्ट होती है। गॉट इट? कोई डाउट इसमें किसी को? अंडरस्टूड? चलो जल्दी रिप्लाई करो फटाफट चैट बॉक्स में। यस सर। ओके चलो गुड। थर्ड वाला स्विमिंग, तुम्हें स्विमिंग कौन कौन करता है? सर मी तुषार। गुड तुषार। देखो जब तुषार जब हम स्विमिंग करते हैं, ये जो पैर होते हैं ये क्या काम करते हैं? सर वो शेक होता है, मतलब हिलते हैं, मतलब सर हम उसको फोर्स करते कि आगे की तरफ बढ़े। यस, हाथों से हम क्या करते थे, हम पानी को पीछे फॉरवर्ड करते, हमारे हाथ क्या करते हैं, हम हाथ को ऐसे लेके जाते हैं, वो क्या करता है, हाथ पानी के अंदर जाता है और पानी को पीछे की तरफ पुश करता है। जब हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो पानी क्या करता है, पानी हमको आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है ना। पुश ऑफ स्विमर ऑन द वाटर, हम क्या करते हैं, अपने हाथ से पानी को पीछे पुश करते हैं और पानी क्या करता है, हमको आगे पुश करता है। और हमारे पैर क्या करते हैं, पैर नॉर्मली हमारा बैलेंस बनाने का काम। अगर आप खड़े, अगर पानी में आप खड़े होके हाथ मारोगे
तो क्या आप आगे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे आप। तो पैर हमको क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में सपोर्ट देते हैं। और मूवमेंट मैक्सिमम किसकी वजह से होता है? हाथों की वजह से होता है। आप देखो, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। चलो जी, अब चलते चंबल की घाटी। वाई द गन रिकॉयल? रिकॉयल का मतलब जब हम बंदूकबारी करते हैं, गोलीबारी करते हैं, तो अचानक पीछे झटका क्यों लगता है? ठीक है, वो इसलिए लगता है जब तक ये बुलेट इसके अंदर थी, तब तक इसके अंदर कोई वेलोसिटी आ गया, इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं था। तो जैसे हमने ट्रिगर दबाया तो क्या हुआ? यहाँ से जो घोड़ा था उसने इसको ऐसे पुश किया और गोली बाहर चली गई। पर जब ये गोली आगे जा रही है तो क्या करती है? ये एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है। इस फोर्स की वजह से क्या होता है? ये जो गन होती है ये पीछे की तरफ मूव करती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गोली अगर अंदर जाएगी तो बंदूक पीछे आएगी। इसलिए जब भी ये बंदूक चलाना हम सीखते हैं, आप में से कुछ बच्चे एनसीसी में होंगे तो वो लोगों को ट्रेनिंग मिलता है गन चलाने का, है ना? तो वो झटका ना लगा करते हैं, ये इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको अपने कंधे के नीचे, शोल्डर के नीचे इसको दबा के रखें, ताकि जो उसका जो पुश आ रहा है वो ऐसे कर लो। हम कभी भी इस बंदूक को कभी ऐसे हाथ में पकड़ के नहीं चलाते, क्योंकि झटका बहुत तेजी से आता है। ठीक है, ये भी उसका एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल? यस, एग्जाम्पल लेकिन जो इसके अभी बहुत नए सारे छोटे वाले गन्स आ रहे हैं ना, उसमें वो फोर्स कम हो गया है बहुत। हाँ, नहीं अब जब मैं बड़ी वो जो तो दोनाली बंदूक, मैं दोनाली बंदूक की बात कर रहा हूँ, है ना? दोनाली सर। बंदूक अगर आप कभी एक हाथ से चलाने की कोशिश करो, वो आजकल तो लाइट ऑटोमेटिक गन आ रही है उनकी बात, उसमें तो क्या वो पूरा, उसमें फिर क्या करता है, उसमें अच्छे एब्जॉर्वर डाल देते हैं। जो फोर्स आता है पीछे की तरफ, एब्जॉर्वर क्या करता है? उस फोर्स को एब्जॉर्व कर लेता है और आपके हाथ को झटका कम लगता है। और जो बड़ी गन्स होती हैं, सर आप देखो ना। यस सर हम जब एसएससी में थे ना, तो वहाँ के एक सर थे, उन्होंने भी बंदूक चलाई थी। तो जब उन्होंने शोल्डर पे रख के चलाई तो उनका पूरा शोल्डर था ना वैसा लूज हो गया था। हाँ, ऊपर रख के नहीं चलाना, वो नीचे का अपने शोल्डर के नीचे दबा के चल, और वो हाथ से भी टाइट पकड़नी पड़ती। ठीक है, तो देखो अब थर्ड आपका एग्जांपल, जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। अब इसमें भी देखो ये सबने एग्जांपल सबने किया बचपन में सबको गुब्बारे से खेलने का शौक होता है। यस हम क्या सर। करते हैं? गुब्बारे में हवा भरते हैं और उसको जो छोड़ देते हैं, तो भाई जिस डायरेक्शन में एयर निकलती है, गुब्बारा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। शायद ये किसी ने देखा होगा, तभी उसने रॉकेट बनाने का सोचा होगा, है ना? जिसने किसी बच्चे में नॉलेज किया, पीछे से अगर कुछ निकल जाए तो देखो चीज आगे जा रही है। तो उन्होंने क्या किया? इस जगह पे गैसेस को निकाला, जो बर्निंग गैसेस, तो जिस फ्यूल को हम जब बर्न करते हैं वहां से बहुत सारी क्या होती है? गैसेस निकलती है। तो ये गैसेस किधर निकलती है? बैक साइड में। और हमारा जेट एरोप्लेन या रॉकेट आगे की डायरेक्शन में एक मूव एरोप्लेन का फेमस इंसिडेंट भी होता जिसमें एरोप्लेन गोली की स्पीड से फास्ट जा रहा था, और जब हाँ, उन्होंने गोली फायर की तो गोली रिटर्न होकर उस प्लेन पे लग गई क्योंकि स्पीड ज्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल होता है। ठीक है, इसलिए जेट एरोप्लेन यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेस ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल को हम बर्न करते हैं। हमारी बाइक भी कैसे चलती है? हमारी बाइक में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जब चलता है तो गैसेस बनती हैं। वो गैसेस क्या होती है? अंदर इंजन को चलाती हैं। इंजन से चलता है तो क्रैंकशाफ्ट चलता है, वो पहिए को रोटेट करता है। तो सेम वे यहाँ पर भी हॉट गैसेस जब बर्न होती है तो जो पूरी गैसेस को नोजल के थ्रू निकालते हैं। आप घर में भी देखो, जब पौधों को पानी देते हो पाइप से, ठीक है, आप पाइप को आगे से दबा दो तो देखो पानी का स्पीड तेजी से निकलता है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं? गैसेस को एक छोटे से होल से निकालने की कोशिश करते हैं, जो एकदम बैक साइड होता है एयरक्राफ्ट। तो उसको आप दबा देते हो, नोजल के थ्रू ये सर निकालते तो हो। फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। यस, उसका फोर्स ज्यादा, एरिया आपने कम कर दिया, ये वहां से फोर्स ज्यादा जाता है इसलिए उसका स्पीड बढ़ जाता है। इस ऑपोजिट रिएक्शन से क्या होता है? हमारा जो गैसेस होती हैं वो एयरक्राफ्ट को पुश करती हैं आगे जाने। तो ये सेम फिनोमेना आपका यूज होता है एरोप्लेन्स में, रॉकेट में, जेट प्लेन्स। ठीक है, अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको बताया तो मैं, यस, हाँ, द रॉकेट्स आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इन रॉकेट हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड बर्निंग ऑफ द फ्यूल। लेकिन एक चीज याद रखो, जब ये रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाता है, ठीक है, जब मान लो ये स्पेस में चले जाता है, सर तब वहाँ ये पे ग्रेविटी नहीं रहती। वहां पर ग्रेविटी नहीं रहती। और दूसरा क्या होता है? उस टाइम ये इंजन बंद कर दिया जाता है फ्यूल सेविंग के लिए। अगर किसी ने बीच में कौन सी मूवी आई थी, मंगलयान, देखा था सबने? ये Yes, सर sir. वो बीच बीच में बंद कर रहे थे जिससे स्पीड यस और बढ़ सके। यस,
वो तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में एयर नहीं है ना, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, हमने देखो उसमें क्या पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ में, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी है मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना काम करे। तो स्पेस में जाने के बाद क्या होता है, हम इसका इंजन बंद कर देते हैं, फ्यूल सेविंग कर, उससे क्या होता है, ये ऑलरेडी मोशन में थी तो ये ऑटोमेटिक, इसको कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, स्पेस में एकदम वैक्यूम है, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये कंटिन्यूस चलता जाता है। गॉट इट। कब तक, ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, यस, जब तक ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, ठीक है, जब तक वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं आता, ठीक है। जो ये रॉकेट होते हैं इनको अपन कब तक चलाते हैं, जब तक ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर नहीं चले जाते, या अर्थ के, यस, ऑर्बिट के बाहर तो उसको जाने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर वही लाइन लिखी थी, रॉकेट वेरी हाई स्पीड, द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द डाउनस्ट्रीम गोइंग गैसेस पुश द रॉकेट अपसाइड with a greater speed. Please note that rocket can propel itself in the vacuum, ठीक है, outer space में, because it does not require air for obtaining uplift or burning fuel. But jet जो हम एरोप्लेन्स होते हैं इसमें हम ट्रेवल करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि आउट ऑफ स्पेस के बाहर नहीं जाते, ठीक है। जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं आउट ऑफ स्पेस के बाहर नहीं जाते, केवल अंदर एटमॉस्फेयर में तैरते हैं, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस फ्यूल को हमको बर्न करना पड़ता है। रॉकेट केस में ऑर्बिट से बाहर जाने पर आपको फ्यूल बर्निंग नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट वहां पर आप इंजन बंद कर सकते हो। ये भी आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे बोट वाला आपका एग्जांपल, जब आप ये देखो, ये बोट है आपकी और ये आपका सरफेस है, तो जैसे आप इस बोट के ऊपर पैर रखते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपकी बोट पीछे चली जाती है। सबने ये महसूस किया होगा, क्या सबने महसूस? यस सर, क्योंकि जहाँ पे पैर पड़ते हैं वहां पे ज्यादा फोर्स होते हैं। यस, हम यहाँ पर जब तक बोट को पीछे पुश नहीं करेंगे, जब हम बोट को फोर्सफुली पुश नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम बोट को अपने पैर से पीछे पुश करते हैं, इसको क्या करते हैं, पीछे ऐसे पुश करते हैं, तभी हम आगे जा सकते हैं। जब हमको यहाँ से खड़े खड़े यहाँ पर छलांग मारनी पड़ेगी, तो ये मेथड होता है, खड़े होगे छलांग मारो। जब छलांग नहीं मारोगे क्या करोगे, आप नीचे की तरफ बेंड होगे और तब आप छलांग मारो। आप देखो, आप जब छलांग मारते हो आपको क्या करना पड़ता है, आप देखो यहाँ पर खड़े हो, आप खड़े खड़े इधर अगर आना चाहो, आप ज्यादा दूर नहीं छलांग मार सकते। तो अगर आपको छलांग मारना, नीचे बैठ के मारने से ज्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि हम नीचे जब बैठते हैं तो हम एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करते हैं, हम जमीन के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, इसी फोर्स की वजह से हम और एक्स्ट्रा दूर तक जंप मारते हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड सबको? सेम आपका एग्जांपल है इसका, वाटर राफ्टिंग का। हम इनसे क्या करते हैं, हम पानी को पीछे फेंकने की कोशिश करते हैं, है ना, और तब हमारी बोट आगे की तरफ। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देखोगे, सब में वही होता है, एवरी एक्शन है इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चाहे होस पाइप ले लो, चाहे घोड़ा गाड़ी ले लो खींचने का, सब में आपका सेम एग्जांपल रहता है। तो ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे अगर हम पढ़ना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूं आपको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, इसका जो न्यूमेरिकल आता है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार 3 या 4 मार्क्स में आता है, व्हाट इज कंजर्वेशन मोमेंटम। इसका पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर आपको इसका डेरिवेशन कराता हूं, ठीक है। तो देखो, यस, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रक बड़ी स्पीड में आ रहा है, आप सबने देखा होगा, ठीक है। अगर वो किसी खड़ी गाड़ी को मारता है, हिट करता है, तो देखो क्या होता है, जो गाड़ी खड़ी थी वो चलना स्टार्ट कर देती थी, और एक्सीडेंट के बाद ट्रक की वेलोसिटी कम हो जाती है। ये सबने महसूस किया है ना। अगर कोई गाड़ी खड़ी है, आप उसको धक्का मारोगे तो क्या होता है, ट्रक की गाड़ी स्पीड कम हो जाती है और गाड़ी की स्पीड जो 0 थी वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू दिस द मोमेंटम ऑफ ट्रक डिक्रीज, क्योंकि ट्रक की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है और कार की वेलोसिटी बढ़ जाती है। एक तरह से क्या होता है, ट्रक अपनी स्पीड किसको दे देता है, कुछ स्पीड, सारी नहीं देता, कुछ स्पीड किसको देता है, कार को,
इसलिए कार चलना स्टार्ट कर देती है। तो इट इज फाउंड दैट द मोमेंटम, द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द कार इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द ट्रक। तो जितना मोमेंटम ट्रक का कम होगा, सर डू एरोडायनामिक्स हेल्प इन लोअरिंग प्रेशर ऑफ द फ्रिक्शन। यस बच्चा, यस, इसमें हेल्प करता है। इसलिए जो गाड़ियां होती है, आप गाड़ियों को भी ध्यान से देखोगे, वो सामने से पतली शेप की होती है ना। जो कार होती है आगे से एकदम परफेक्टली पतली होती है, फिर धीरे धीरे मोटी होती है। आप ट्रक देखो सामने से कैसा होता है, एकदम पूरा चपटा ट्रक होता है। तो एकदम जब चपटा ट्रक होता है तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अभी चलो इस टॉपिक को देखो। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, जब एक ट्रक एक खड़ी गाड़ी को जब हिट करता है तो क्या पाया गया, जो ट्रक का मोमेंटम कम होता है, मोमेंटम ट्रक का मतलब है उसकी स्पीड कम हो गई। तो जो स्पीड कम होती है तो जो मोमेंटम लॉस होता है वो कार द्वारा गेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है देयर इज नो लॉस इन मोमेंटम ऑफ द कोलिजन। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे। तो व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन ईच अदर, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगी, देन टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, आपके पापा हैं और आपकी आई है। ठीक है, दोनों घर बहुत बढ़िया चलाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में देखो कोई पापा ने कमाई किया, मम्मा को पैसा ला के दिया। हमारी आई ने क्या किया, उसको समझदारी से पैसे को खर्च किया। ठीक है, समझदारी से। तो घर में देखो कभी झगड़े नहीं। अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो कभी झगड़े नहीं होते। लेकिन कहीं से किसी तीसरे आदमी ने पापा के कान भर दिए तो क्या होगा, दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। या किसी के आपकी आई के आपके कान भर दिए तो भी झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ भी देखो वही लिखा है, व्हेन टू मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर, दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता है। कब तक, जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये हम जो लाइफ में अपने आसपास देखते हैं ना, वो देखो सब कुछ साइंस से होता है। आप दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हो, आप दोनों की दोस्ती में दरार कब आती है, जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, मतलब दोनों के बीच में पैसा आ गया है ना, या आपने उसको चीटिंग नहीं कराई, या आपने कोई उसकी किसी हेल्प को चुगली कर दे। है, एक दूसरे चुगली कर, मैं भी बोला, मतलब वही लॉजिक वही समझो ना। जब हमारे बीच में कोई तीसरी चीज आएगी ना जो हमारे बीच में वो दरार पैदा करती है, वो डेंजरस। इसलिए हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ, अगर आपके और आपके फ्रेंड में या कभी आपके बीच उलझन हो तो बैठो, डिस्कशन करो, हमेशा मैटर सॉर्ट आउट है। नहीं तो लाइफ में क्या होता है, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। हम अच्छे अच्छे फ्रेंड्स लूज करना, तो हमको फ्रेंड्स लूज नहीं करने हैं, हमको उनको बना के रखना है यस हमेशा सर, लगा के। मेरे साथ भी हो चुका है। इसलिए आपको, क्योंकि मैं आप लोगों की फेस से निकला हूं बच्चे, इसलिए आपको समझाने की वही कोशिश करता हूँ। तो मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दोस्ती अपने आप नहीं होती, ये हो जाती है ना। हमें उसके कुछ एक्टिविटी अच्छी लगती है, उसको हमारी लगता है, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाती है और दरार आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उस दरार को भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, चल अब इसको हम आगे समझेंगे। अब देखो एग्जांपल था, अब देखो हम एक हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे इसके लिए। देखो एग्जांपल कैसा है, टीनेज इज द मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ द लाइफ बट इज द मोस्ट एंजॉयबल फेज ऑफ द लाइफ आल्सो अथर डियर। ठीक है, आपका देखो एक ट्रक है जिसका मास m1 है। अभी इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो। यस, इसका ट्रक है, ट्रक का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी है u1। और एक कार है छोटी, मास उसका m2, वो u2 स्पीड से चल रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर मैं कहूं दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो देखो इस ट्रक का मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ट्रक का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1, और कार का मोमेंटम कितना होगा, m2 v2। तो अगर मैं बात करूं मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये कब है, बिफोर कोलिजन, कि भाई दोनों की टक्कर नहीं हुई है, दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने डायरेक्शन में चली जा रही हैं। अब ये ट्रक वाला थोड़ा दुष्ट था, इसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी होगी, है ना। या हो सकता है दोनों की स्पीड अलग अलग हो, भाई ठीक है ना। अगर दो गाड़ियों की स्पीड अलग अलग है, मान लो ये 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और एक 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ये बहुत पीछे थी और ये आगे थी। एक समय ऐसा आएगा भाई दोनों साथ में तो पक्का पहुंचेंगी। तो मान लो ट्रक अब कार के पास पहुंच गया और इसके ड्राइवर को झपकी आ गई, नींद आ गई, तो क्या होगा, दोनों का कोलिजन हो जाएगा।
अब जैसे ही कॉलिजन होगा दोनों की स्पीड में फर्क दिखा, मास में चेंज आता है, टूट फूट होती है तो है ना, गाड़ी का टायर चला गया, ये चला गया, फिर भी मास में इतना डिफरेंस नहीं आता, पर ज्यादा डिफरेंस किस में आता है? वेलोसिटी में आता है। तो इसका मास तो सेम रहेगा m1, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसका मास भी सेम रहेगा, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो ये मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अब इसके ऊपर एक डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन सिखाता हूँ। तो देखो ये सब हमने पढ़ लिया, अब हम डेरिवेशन करें, ठीक है। अभी ध्यान से देखो जो मैं समझाऊंगा। अभी तो आपको मैंने सिंपल बता दिया, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना होगा? m1u1 प्लस m2u2, और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अभी देखो, अभी हमको इसको बताना, अभी हमको प्रॉपरली बताना भाई ये दोनों मोमेंटम इक्वल होते हैं, कि गाड़ी चल रही है तो दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, किसके बराबर? गाड़ी टक्कर हो गई है तो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम, तो हमको ये प्रूफ करना है, ये है टू प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना। तो देखो आपको, ये आपका ट्रक था, ये आपका बड़ा ट्रक है, और ये आपकी छोटी सी पिद्दी सी गाड़ी थी, ठीक है। अब हुआ तो क्या हुआ, ये डायग्राम जो टेढ़मेढ़ होता है तो बी रेट अप। अब देखो, जब ये ट्रक इसको धक्का मारेगा तो कुछ F1 फोर्स आएगा, ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा अभी, ध्यान से, ठीक है। अब ये इस ट्रक ने इसको धक्का मारा, इसको क्या किया? पुश किया। तो किसी फोर्स से पुश करेगा, तो समझो इसने इसको F1 फोर्स से पुश किया, तो क्या होगा? इसका मास तो m1 था, ये u1 से चल रही थी, अब ये क्या होगी? v1 से चलेगी, नहीं u2 से चल रही थी और ये v2 चलेगी। ये सबको समझ में आया? जब ट्रक ने कार को धक्का मारा तो इसने इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई किया, तो इसका मास तो m2 था, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था, अब जैसे धक्का लगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी v2। ये अंडरस्टूड सबको? तो दिस F1 will equal to m2 into acceleration of car। ये धक्का कौन दे रहा है? ट्रक दे रहा है। ट्रक जब धक्का देगा तो एक्सेलरेशन किसका बढ़ेगा? कार का बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। धक्का किसने दिया? ट्रक ने दिया है। टक्कर किसने मारी? ट्रक ने टक्कर मारी। किसको टक्कर मारी? कार को। तो जो ट्रक की तरफ से जो फोर्स आएगा, ट्रक की तरफ से जो फोर्स आने वाला है वो क्या करेगा? ये कार का एक्सेलरेशन बढ़ा देगा। F1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। ये भी आता था ना एक्सेलरेशन में, अंडरस्टूड? ये सबको क्लियर? एक बार समझा दीजिए प्लीज, F1 कैसे है सर? F1 इज इक्वल्स टू F2 होना। F1 क्या है? F1 इज फोर्स ऑफ ट्रक ऑन कार। F1 वो फोर्स है जो ट्रक कार के ऊपर मार रहा है, इसको धक्का कर रहा है, समझे? जैसे मैं तुम्हारी पिटाई करूं, ठीक है, तो मेरे हाथ ने फोर्स लगाया, क्या मेरे को बार बार पिटाई वाले एग्जांपल आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें फोर्स लगाया, मैं तुमको धक्का मारा, धक्का मारने से क्या होगा? मैं तो उसी जगह खड़ा रहूंगा ना, लेकिन तुम क्या होगा? तुम गिर जाओगे, तुम पीछे चले जाओगे, है ना? यही होता है ना? जैसे तुम्हारे दोस्त ने तुमको धक्का मारा, यस सर। तो दोस्त तो वहीं खड़ा रहता, तुम पीछे चले जाते हो। तो इसका मतलब इस ट्रक ने F1 से इसको धक्का मारा, तो किसकी वेलोसिटी चेंज होगी? कार की वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस फोर्स F1 की वजह से किसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा? या तो एक्सेलरेशन होगा, डिस एक्सेलरेशन है ना, या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी। रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब धक्का मारेगा, जब ट्रक के अंदर एनर्जी किसमें ज्यादा है? ट्रक में ज्यादा ना। तुम देखो, तुम खड़े थे, चलो तुमको एग्जांपल से समझाओ, चलो इस बार धक्का तुम देना, ये तुम्हारा दोस्त, ठीक है, छोटा बच्चा था, तुमने इसको डिशुम किया। अब दोस्त यहां था, दोस्त यहां पर आ गया, दोस्त का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। अब वो पीछे कब आएगा? जब उसकी वेलोसिटी प्लस होगी या नहीं होगी? अंडरस्टूड या नहीं? यस सर। तुम तो यहीं पर खड़े हो ना, तुम तो कहीं नहीं गए, तुमने इसको क्या किया? डिशुम 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 डिशुम। तो ये यहाँ पर था, एकदम खड़ा था रेस्ट पोजीशन पे, और तुमने इसको हिट किया। हिट करने से क्या हो? ये पीछे चला गया।
तो तुमने इसको फोर्स क्या दिया, F1, तुमने सर इसको जो पीछे धक्का कैसे दिया, मेरे आगे चले गया ना सर, वो तो और आगे चले गया अगर मैंने उसको धक्का मारा। तो मतलब ये मतलब मैं इसको, ये इस पोजीशन को ये पीछे बोलूंगा ना इसको, आगे मतलब यस सर। मैं Yes. आगे बोलूंगा अगर ये आगे ऐसे आगे आएगा, यस सर। आगे मतलब हमारा फ्रंट होता है और पीछे हमारा बैक होता है। तो इसको मैंने अगर धक्का मारूंगा तो पीछे की तरफ जाएगा ना, इधर इधर जाएगा, मतलब दूर जाएगा ना हमसे, दूर समझ लो, दूर जाएगा ना। तो ये खड़ा था ना, तो खड़ा था मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा तो ये तो पीछे जाएगा। तो धक्का किसने मारा, F1 ने। ये कौन था, ट्रक। ये कौन था, कार। तो ट्रक के फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ गया। F1 इक्वल टू m2, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टू माइनस वेलोसिटी अपॉन टी। अंडरस्टूड सबको, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अभी, अब थोड़ी देर में दोस्त, अभी देखो, अब कई बार क्या होता है जब आपका मान लो दोस्त हैवी हो, दोस्त का वेट ज्यादा हो, तो क्या होगा, तुम जब धक्का मारोगे तो तुम्हारे ऊपर भी रिएक्शन आएगा, तुम भी हल्का सा पीछे जाओगे, होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन सर है। अगर कार ट्रक को धक्का मारेगा तो कार को ही नुकसान होगा। हाँ, पर वही बता, अब दूसरी चीज समझो, ये तो आप समझ गए ना, दूसरी चीज और समझो। अभी हमने एक चीज समझो, दूसरी चीज समझो कि भाई जब जब कार ट्रक ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1, तो सेम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, उतना ही फोर्स ट्रक के ऊपर भी लगेगा F2, याद रखना, उतना ही फोर्स ट्रक के ऊपर लगेगा F2 अपोजिट। मैंने कहा था ना, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब F1 विल इक्वल टू माइनस F2। माइनस क्यों, अपोजिट साइन है ना, ये फोर्स कहां जा रहा है, इधर, ये फोर्स कहां जा रहा है, इधर, इसलिए ट्रक की स्पीड कम हो जाती है और कार की स्पीड बढ़ जाती है। जो धक्का मारता है उसकी स्पीड कम होती है, जो बुरे काम करता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जो अच्छे काम करता है उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। तो ट्रक ने क्या काम किया, बुरा काम किया ना, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाती थी। अब कार ने कुछ गलत काम नहीं किया, स्पीड बढ़ जाती है। अंडरस्टूड? तो जितना फोर्स ट्रक कार के ऊपर लगाएगा, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कार भी ट्रक के ऊपर लगाएगी। अब इस ट्रक के ऊपर जो फोर्स लगेगा F2, इसकी वजह से क्या होगा, कार का ये जो ट्रक है उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन टी। क्या अंडरस्टूड है ये बात, बताइए? यस सर। है ना। F1 फोर्स किसका है, ट्रक। मैं F1 को बोल देता हूँ ट्रक, ये ट्रक का है, ट्रक ने लगाया, और ये किसने लगाया, कार ने। ये धक्का किसकी तरफ से आया, कार। अतः इस क्वेश्चन में मास हम मानते हैं कि नेग्लिजिबल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं। मास को फर्क पड़ेगा, छोटी बॉडी टूट फूट होगी, पर गाड़ी का वजन 5000 किलो मुश्किल से। ओके जी, ठीक है। तो देखो ये F1 क्या है, ट्रक। ट्रक ने गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाया कार के ऊपर, F1 इज फोर्स ऑफ द ऑन द कार, और F2 क्या है, फोर्स ऑफ कार ऑन ट्रक, याद रखना। और दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो रिएक्शन हमारी कैसे हो गई, F1 इक्वल टू माइनस F2। तो देखो M2 V2 माइनस U2 अपॉन T इक्वल टू M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। क्या ये सबको समझ में आया, माइनस साइन के साथ? क्या इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ इंपॉर्टेंट है। फिर T से T कैंसिल हमारा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर रखो, इसको M1 को अंदर ले जाओ, इसमें M1 V1 माइनस M1 U1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो सेम रहेगा लेफ्ट साइड वाला, तो माइनस M1 V1, अंदर वाला चेंज हो जाएगा M1 U1। अब क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को एक साथ रखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को
दूर दूसरी तरफ लेके आता है। हमने क्या किया अभी, हम रिप्लेसमेंट करेंगे किसको, इसको यहां लेके आते हैं, इसको यहां लेके आओ और इसको यहां लेके जाओ इधर। तो क्या बन गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है। और इसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ये कई बार नहीं है, 4 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है ये डेरिवेशन। यस, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए किसी भी स्टेप में। सिंपल था, एक ट्रक था, ट्रक भी चल रहा है, कार भी चल रही है। थोड़े टाइम में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, तो जो ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो ट्रक ने कार के ऊपर F1 फोर्स लगाया, तो उससे जो कार की स्पीड चेंज हो गई। तो उतना ही फोर्स, इक्वल फोर्स कार भी ट्रक के ऊपर लगाएगी, फोर्स F2, और दोनों कैसे होंगे, F1 इक्वल टू माइनस F2। और ट्रक कार के फोर्स की वजह से ट्रक का स्पीड चेंज हो जाएगा। गॉट इट? क्या इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। नो सर। जब कार ने ट्रक को टक्कर मारी तो ट्रक का स्पीड प्लस होगा कि माइनस होगा? कम हो जाएगा। यस अच्छा, अभी आप इस केस की बात करो, किसी और केस की बात करो। सर, इसी केस की बात करूँ। इस केस में देखो, किसने टक्कर मारी, ट्रक ने मारी ना कार को। यस सर, बाय चांस अगर ट्रक ने कार को टक्कर मारी, इसलिए कार की स्पीड बढ़ जाती है और ट्रक की स्पीड कम हो जाती है। अगर मान लो ऐसा हो, ट्रक धीरे चल रहा हो और कार बहुत तेजी से आए, तो क्या होगा, जब कार ने, अगर कार बहुत तेज स्पीड से आ रही है और ट्रक बहुत धीरे धीरे जा रहा है, अगर कार ने अगर ट्रक को टक्कर मारी तो ट्रक की स्पीड बढ़ जाएगी और कार की स्पीड कम हो जाएगी। देखा सबने? अंडरस्टूड? तो ये देखना भाई, कौन किसको ज्यादा फोर्स लगा रहा है, फोर्स दोनों में इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड? क्या क्लियर सबको? यस सर। यस। तो यहाँ पर आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज कंजर्वेशन मोमेंटम। ये डेफिनेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। व्हेन टू और मोर बॉडी कोलाइड विद ईच अदर। अभी तो हमने सिर्फ 2 बॉडी का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो आपको जब 11th 12th क्लास में जाओगे, वहां पर 3 बॉडी भी हो सकती है। एक कार ने इसको टक्कर मारी, उसने दूसरी को टक्कर मारी, तब क्या होगा वो सब भी आप फ्यूचर क्लास में पढ़ोगे, पर अभी इसका बेस है। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to the total momentum after collision, provided no external unbalanced force acting on the body। याद रखना, बीच में कुछ अलग से फोर्स ऐड नहीं करना। तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ, जैसे हमने ये वाला डायग्राम देख रहा ना, पीछे वाला, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना है, दिस वन, ये डायग्राम बनाना। और जो डेरिवेशन मैंने बताया वो डेरिवेशन आपको करना है। वो स्टार्टिंग में लिखना, लेट द मास ऑफ द ट्रक इज m1, मास ऑफ द कार इज m2, ट्रक इज ट्रेवलिंग एट द वेलोसिटी ऑफ u1, कार इज ट्रेवलिंग वेलोसिटी u2। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज v1, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज v2। ऐसा प्रॉपरली आपको लिखोगे तभी 4 नंबर मिलेंगे, आधा अधूरा लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड? चलो, अब कुछ न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं, वैसे टाइम तो बचा नहीं, अभी 7:15 7:15 हो गया, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क है, आपको इसके नोट्स बनाने, किसके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, और जो कंजर्वेशन मोमेंट हमने पढ़ा है, ये आपको सब नोट्स बनाना है, ठीक है। अगले खुद से हफ्ते बनाना है? मिलेंगे। हाँ, खुद से बनाना है, जो मैंने आपको एस्टान दिया हुआ है ना बच्चे। अटेंडेंस दे। मेरी बात तो सुन लो पहले, ठीक है। तो मैंने आपको जो एस्टान का बुक दिया, उसमें से अपने अपने नोट्स बनाओ। देखो, बुक में तो बहुत कुछ होता है, पर आपको अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाना है, ठीक है। Sir, will you ये send this नोट्स PDF? बेटा मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा, देखो मैंने Okay, पहले sir. एक बार पीडीएफ थे ना, जब सबसे पहले, तो उसमें सारी फाइल्स मैंने भेजी हुई हैं, ठीक है। सर क्लासेस 3:30 बजे क्यों नहीं होते? आपको 3:30 चाहिए क्या? क्योंकि मैं एक्चुअली 3:30 फ्री नहीं होता बच्चे। सर आप सर क्योंकि मैथ्स के जब क्लासेस होते हैं ना, तब पूरा टाइम टेबल अलग हो जाता है, और फिजिक्स की यस, क्लासेस के तो बाद बस पूरा इतना याद टाइम रखो, जब मैथ्स की क्लास होगी तो 3:30 बजे होगा, और जब साइंस की क्लास होगी तो 4 बजे होगी।
इतना याद रखना बस आपको। 3 दिन 3:30 और 3 दिन 4 बजे। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? सर वो फिर वो 3-3 दिन का टाइम टेबल चेंज हो जाता है पूरा। उसमें क्या गड़बड़ है भाई? उसमें ऐसा सर क्या समस्या है आपको? सर यस, सर ऐसा एक टाइम टेबल रखा करो जिसके अगले दिन जिसका एग्जाम रहता है ना, जैसे अभी साइंस का है वैसे उसके एक दिन पहले साइंस का रहे, ताकि सर देखो ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो। देखो आज मैंने तुमको क्या पढ़ाया? फिजिक्स। टेस्ट कल कौन सा? बायो। तो आपका जो टेस्ट होता है बच्चा, उसके लिए हमको हफ्ते भर पढ़ना पड़ता है। हफ्ते में डेली आधे घंटे उसको पढ़ते रहो, तो आपका पूरे हफ्ते भर का तैयारी हो जाएगा। अगर आपका टिश्यूज का टेस्ट अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यस सर याद है। यस, तो नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, एक दिन बैठेंगे और अभी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूटन थर्ड लोग, अब जैसे न्यूटन फर्स्ट सेकंड लोग न्यूमेरिकल्स थे, इसके भी न्यूमेरिकल्स है, कंजर्वेशन मोमेंटम के न्यूमेरिकल है। ठीक, आपको मैंने देखो बुकलेट दिया है, इसमें कुछ एक्टिविटीज भी आप पढ़ सकते हो। ये क्या है ना, आपको स्कूल का टीचर आपको कवर कराते हैं। इसमें कई सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, तो जब एग्जाम दूंगा तो ये क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये कई सारे थ्योरी क्वेश्चंस हमने प्लान किए हुए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन नहीं करूंगा कि स्कूल में कि आपको ये सब क्वेश्चंस लिखवाए जाए। फिर स्टिल अब जब हम प्रैक्टिस सेशन, जब एक बार रिवीजन हमारा जब स्टार्ट होगा ना, तब आपको ये सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैं आपको क्या है, जस्ट थ्योरी पार्ट खत्म करा रहा हूँ, बाद थ्योरी हो जाए और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हो जाए। ठीक है, यस सर। ओके। आप लोगों में से किसी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं? यस सर। यस सर 16 से। यस सर। 1 जुलाई से। सर अब तक टाइम टेबल पब्लिश नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी सर। एक बार आने दो। सर Yes. हमारे सिलेबस और सर, टाइम हमारे- टेबल दोनों आ गए। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। पहले एपीएससीबी का 1 जुलाई से टेस्ट वीक चालू होगा और 16 जुलाई से जुलाई। एग्जाम। यस सर। 1 जुलाई से क्या स्टार्ट होगा? टेस्ट वीक। स्कूल ओ सर टेस्ट वीक मतलब सर मतलब रिवीजन उस पीरियड। सर रिवीजन टाइमिंग। होंगे।